हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉ स्टॉर्मिंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम डील करेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू लॉ स्टॉर्मिंग येट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि द वर्ड कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है। तो कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई इवेंट या सिचुएशन डिपेंडेंट होती है ऑन सम अदर इवेंट और fact, then it is called contingent event. Now, Section 31 of the Indian Contract Act defines contingent contract. It says a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Okay? So अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझें देन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कि अगर सर्टन कंडीशंस फुलफिल हुए, कुछ हुआ, then that contract का performance or enforcement will take place, and this condition is of uncertain nature. All right, let's take an illustration. A contracts to pay B rupees 10,000 if B's house is burnt. This is a contingent contract. क्योंकि एज पर डेफिनेशन अंडर सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो रिक्वायरमेंट है। पहला, इट इज डिपेंडेंट अपॉन सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ऑल राइट, and secondly, happening or not happening of such event is collateral to such contract. Now, collateral to such contract का मतलब क्या हुआ? Collateral to such contract का मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्स्ड ओनली जब वो कंडीशन फुलफिल होगा। उसके पहले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी आस्क्ड फॉर। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बट द परफॉर्मेंस और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल टेक प्लेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है बट ए विल ओनली पे बी इफ बीज हाउस इज बर्न्ट, ऑल राइट। So then, what is the difference between contingent contract and wagering agreement जो हमने पढ़ा है under section 30? So contingent contract सबसे पहले तो valid contract होता है, but wagering contract on the other hand is absolutely void under section 30 of the Indian Contract Act. Second is the contingent contract is dependent on the future uncertain event, but this future uncertain event is merely collateral. All right, but wagering agreement के केस में this uncertain event is the sole determining factor of the agreement. Thirdly, the parties in the contingent contract have real interest in the occurrence or non-occurrence of the event, but wagering agreement में the parties are not interested in the occurrence of the event except for winning or losing. क्योंकि wagering agreement क्या होता है? If one party loses, the other party has to win, or if the one party is winning, the other party has to lose. So wagering agreement is sort of a bet जहाँ पे जो future uncertain event होता है that itself is the consideration, but contingent contract में that is just a that uncertainty is just of collateral nature. ठीक है, सो wagering agreement में जो सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो ये है कि एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी हारेगी। फॉर इंस्टेंस लेट्स से इफ ए सेज कि अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा और अगर नहीं हुई तो तुम मुझे 1,000 रुपये देना, राइट। सो यहाँ पे पार्टीज इंटरेस्टेड हैं इन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, दैट इज बारिश होना या नहीं होना, जस्ट फॉर विनिंग और लूजिंग। उनका सोल पर्पस इज विनिंग और लूजिंग, जबकि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। यहाँ पे जो भी फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है दैट इज merely collateral, दैट इज नॉट द कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल राइट। इसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। सो सेक्शन 32 इसके बारे में बात करता है। इट सेज कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट हैपेंस cannot be enforced by law unless and until that event has happened. तो अगर कोई contingent contract इस condition पे बना है कि वो contract तभी take place करेगा, performance of that contract will only happen if the contingency arises. Then जब तक वो contingency arise नहीं होती है या वो future uncertain event नहीं होता है तब तक वो contract enforce नहीं किया जा सकता है। And if that event becomes impossible, देन उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी। ठीक है, नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में कंटिंजेंसी ये है
कि A will have to survive C, लेकिन अगर A C से पहले ही मर गया then obviously that contingency will only not occur, and जब तक वो contingency occur नहीं होगी enforcement of contract is not possible. ठीक है, so जो 32 सेक्शन 32 है वो बात करता है enforcement of contract on the event happening, and after this section 33 talks about enforcement of contract contingent on an event not happening. So section 33 says contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen. That can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before. So 33 में contract is enforceable on something not happening. तो इसीलिए जब कोई इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इन्फॉर्सिबल व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 33. इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न. अब ship is sunk, so obviously it will never return. The event has become impossible and therefore the contract can be enforced when the ship sinks. ठीक है. So section 31 contingent contract को define करता है. Section 32 बोलता है enforcement of contract contingent on event happening. Section 33 talks about enforcement of contract contingent on event not happening. तब वो enforceable होता है. And after this section 34 says, or section 34 basically talks about future conduct of a living person. So it says when an event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person. When will you say that the contract has become impossible? If it is based on the future conduct of living person. So if the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will react or act at an unspecified time, then the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should act within any definite time or otherwise than under further contingencies. ठीक है, so अगर contingency is based on the future conduct of a living person and if that person acts in a way which renders that event impossible, then उस केस में वो contract impossible हो जाता है. Let's take an example. In Frost vs. Knight, the defendant promised to marry the plaintiff on the death of his father. But while the father was alive, the defendant married another woman. Now he married another woman, so he definitely cannot marry the plaintiff. And therefore it was held that it had become impossible that he should marry the plaintiff and she was entitled to sue him for breach of contract. After this, section 35 talks about contract contingent on happening of specified event within a fixed time. So ये section दो part में divided है. The first part of it talks about contract contingent on happening of specified event within a fixed time. So the section says the contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void at the expiration of the time fixed, or if such event has not happened if before the time fixed such event becomes impossible. ठीक है, सो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस या इन्फोर्समेंट इज कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट बट विद इन अ फिक्स टाइम, तो अगर वो उस फिक्स टाइम में वो इवेंट अकर नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, या फिर बिफोर दैट फिक्स टाइम वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, देन उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. ठीक है, लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन. A promises to pay B a sum of money if a certain ship returns within a year. तो अब अगर शिप रिटर्न कर जाता है विद इन अ ईयर तब तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल है. लेकिन अगर उसके पहले ही एक साल के पहले लेट्स से इफ द शिप इज संक और शिप इज बर्न्ड, देन उस केस में द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. ठीक है. After this, the second part of section 35 talks about contract contingent on specified event not happening within fixed time. So जहाँ पे contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired, or when such event has not happened and before the time fixed has expired the event becomes it is certain that such event will not happen, then उस केस में contract becomes enforceable. So section 35 में जो important criteria है that is the contingency either arising or not arising within fixed time. जो पहला part इसका है वो बोलता है अगर contingency fixed time में arise नहीं हुई तो contract void हो जाएगा. दूसरा part बोलता है contingency if it does not happen within a fixed time then उस केस में contract is enforceable. ठीक है. So अगर
कोई इवेंट जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है दैट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम, तो उस केस में सेक्शन 35 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट ऑन द इवेंट नॉट हैपनिंग. ठीक है, लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन. ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर. हमने ये एग्जाम्पल पहले भी देखा था, पर वहां पे कंटिंजेंसी वॉज द पेमेंट वॉज कंटिंजेंट ऑन ship returning within a year. यहाँ पे the payment is contingent on ship not returning within a year. तो अगर इस केस में ship sink हो जाएगा then या फिर the ship is burnt within the year, तो वो obviously it will not return and the contract becomes enforceable. Alright? After this, section 36 talks about agreement contingent on impossible event. So section says that contingent agreement to do or not to do anything, if an impossible event happens, is void, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. So इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि whether the impossibility of event was known to the parties जब वो contract में आ रहे थे when they were coming into agreement, but अगर कोई भी contract is contingent on happening or not happening of an impossible event, then that contract is void. For example, A agrees to pay B 1,000 rupees if two straight line meet, right? तो ये तो possible ही नहीं है. Two parallel lines can never meet and therefore this agreement is void. With this we have completed contingent contract. Thank you guys. If you like the content, please like, share, comment and subscribe. And अगर आपने इसके पहले की कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज नहीं देखी है देन उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाएगी. डू वॉच दैट. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.